साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीके करियर क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपने सीरीज़ के अनुसार एक टीडोफाइट का टॉपिक जिसका नाम है हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। तो ये हेटेरोस्पोरी और सीड हैबिट जो है हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम का टॉपिक है, जो हमारे जो है यूनिफाइड सिलेबस से लिया गया है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेटा कि हेटेरोस्पोरी होती क्या है। कुछ टीडोफाइट में सभी स्पोर्स एक ही टाइप के होते हैं। इन प्लांट्स को हम हेटेरोस्पोरस कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें स्पोर्स सेम टाइप के होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। और इस तरह के बने हुए स्पोर्स जो होते हैं होमोस्पोर्स कहलाते हैं। क्लियर। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होंगे जहाँ पर स्पोर्स जो हैं टू टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे स्पोर्स टू टाइप के होंगे बेटा उनको हम क्या कहेंगे। बट फ्यू अदर ट्रीडोफाइट्स में टू टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग हेटेरोस्पोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरस। हेटेरो मतलब आसमान, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, एंड स्पोर्स मतलब स्पोर्स। तो जहाँ पर दो तरह के स्पोर्स होंगे, अलग अलग तरह के स्पोर्स होंगे, उनको हम लोग हेटेरोस्पोर्स कहेंगे। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरी कहते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, हेटेरोस्पोरी का जो एग्जाम्पल है वो हमारा सिलेजिनेला है और मार्सिलिया। ये मार्सिलिया लिखा है MARSILIA। ठीक है, आपसे बार बार पूछा जाता है कि हेटेरोस्पोरी किस टेडोफाइट में पाई जाती है। तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हेटेरोस्पोरी सिलेजिनेला में पाई जाती है और हेटेरोस्पोरी मार्सिलिया में पाई जाती है। क्लियर बेटा। ये तो मैंने एग्जांपल आपको हेटेरोस्पोर्स के दे दिए थे। इससे ऊपर मैंने भी जो आपको बताया था होमोस्पोर वाला, कि ऐसे ट्रेडोफाइट जिनमें स्पोर्स एक ही तरह के होंगे उनको हम लोग होमोस्पोरस कहते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि होमोस्पोरस ट्रेडोफाइट कौन सा है, तो बेटा ये लाइकोपोडियम है। ठीक है, लाइकोपोडियम को हम लोग होमोस्पोर्स कहते हैं। और इक्विसीटम, जिसको हम लोग जनरली भाषा में जोड़ा तोड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं हमारे होमोस्पोरस के। और सेलेजिनेला और मार्सिलिया जो एग्जाम्पल है हमारे, वो हेटेरोस्पोरस के। क्लियर। आइए अब मैं आपको बताता हूँ बेटा हेटेरोस्पोरी की डेफिनेशन, कि हेटेरोस्पोरी की डेफिनेशन क्या है। द फिनोमेना वेयर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स डिफरिंग इन साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन आर फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लांट इज नॉन एज हेटेरोस्पोरी। यानी कि डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि हेटेरोस्पोरी एक ऐसी फिनोमेना है जहाँ पे टू टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और वो डिफरेंट होते हैं साइज में, स्ट्रक्चर में, फंक्शन में। ठीक है, तो इस तरह के जो फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का किसी प्लांट पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोरी कहते हैं। क्लियर। आई होप मैं समझ रहा हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम। इन बोथ टाइप के स्पोर्ट्स के साइज डेवलपमेंट के तरीके में वेरिएशन पाई जाती है। मतलब ये दो तरह के जो स्पोर्स बनते हैं, तो उसमें बेटा एक माइक्रो स्पोर होगा और एक मेगा स्पोर होगा। मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो दोनों तरह के जो स्पोर्स बनेंगे उनके साइज़ का जो डेवलपमेंट होगा वो भी अलग अलग तरीके से होगा। स्मॉल साइज़ के स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, माइक्रो स्पोर कहते हैं। भी जैसा मैंने बताया, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल साइज़ को हम लोग माइक्रो स्पोर कहते हैं। तथा बिग साइज़ के जो थोड़ा सा बड़ा होता है उसकी अपेक्षा, उस स्पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोर कहते हैं। क्लियर। तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि माइक्रो स्पोर क्या होते हैं और मेगा स्पोर क्या होते हैं। बोथ टाइप के स्पोर्स अलग अलग स्पोरेंजियम में बनते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि माइक्रो स्पोर अलग स्पोरेंजियम में बनेगा और मेगा स्पोर अलग स्पोरेंजियम में बनेगा। माइक्रो स्पोर का डेवलपमेंट माइक्रो स्पोरेंजियम में होता है तथा मेगा स्पोर का डेवलपमेंट मेगा स्पोरेंजियम में होता है। ठीक है, माइक्रो स्पोर का कहाँ होगा, माइक्रो स्पोरेंजियम में होगा। मेगा स्पोर का डेवलपमेंट मेगा स्पोरेंजियम में होगा। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में लार्ज ऑफ नंबर में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है बेटा, उसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं। लार्ज ऑफ नंबर मतलब बहुत बड़ी संख्या में। जबकि मेगा स्पोरेंजियम में स्पोर की नंबर 1 कितनी होती है बेटा, वहाँ पे मेगा स्पोरेंजियम में स्पोर्स की नंबर जो होती है वो केवल 1 होती है या 4 से 8 होती है। ठीक है, या हो सकती है। माइक्रोस्पोर की नंबर मोर होने का कारण इनका साइज स्मॉल हो जाना है। आपको पता है बेटा कि माइक्रोस्पोर की संख्या ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनका साइज जो होता है छोटा होता है।
तो कोई चीज़ जब छोटी होगी तो वो कम जगह में ज़्यादा आ जाएगी, और जब उसका साइज़ बड़ा होगा तो वो कम जगह में नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए माइक्रोस्पोर की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उनका साइज़ छोटा होता है। जबकि मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर का नंबर कम होने का कारण इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे जब साइज़ बड़ा हुआ है तो इसलिए उनकी नंबर कम रह जाती है। ठीक है, आगे देखिए, माइक्रोस्पोरेंजियम तथा मेगास्पोरेंजियम का डेवलपमेंट सेम टाइप से होता है। यानी जो स्पोरेंजिया होती हैं जिनके अंदर स्पोर पाए जाते हैं, चाहे वो माइक्रोस्पोरेंजियम हो या मेगास्पोरेंजियम हो, इन दोनों के डेवलपमेंट का जो तरीका है वो सेम होता है। ठीक है, बट माइक्रोस्पोरेंजियम सभी स्पोर मदर सेल लिविंग रहती हैं। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो स्पोर बनाने वाली मदर सेल होती हैं वो सब कैसी होती हैं, वो लिविंग रहती हैं, जिनमें मियोसिस डिवीज़न होने से लार्ज ऑफ नंबर में, ये बात ध्यान रखने की है कि इनमें कौन सा डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न होने से लार्ज ऑफ नंबर में माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तथा दूसरी ओर मेगास्पोरेंजियम में जनरली एक मेगास्पोर मदर सेल के अलावा अदर सेल एक मेगास्पोर मदर सेल के अलावा अदर सेल डीजनरेट हो जाती हैं। यानी कि जब एक ही सेल वहाँ बचेगी बाकी सब नष्ट हो जाएंगी, तो बेटा उनकी नंबर तो अपने आप कम हो जाएगी। इस फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होने से 4 हैप्लाइड, यानी कि जो एक फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल बची थी उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, तो उससे कितने बने, 4 हैप्लाइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो इसीलिए भी इनकी संख्या कम होती है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही सेल फंक्शनल रह गई थी मदर सेल, और वहाँ पे बहुत सारी रह गई थी। ठीक है, मेगास्पोर को रहने का स्थान तथा हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलने के कारण इनका साइज़ बड़ा हो जाता है। जो मेगास्पोर होते हैं बेटा उनका साइज़ बड़ा क्यों होता है, तो उसका मेन कारण ये है कि इनको रहने के लिए उचित जगह मिल जाती है और हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन मिल जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आपके परिवार में मान लीजिए आप 4 बहन भाई हैं और पड़ोसी के यहाँ 2 बच्चे हैं, तो किसका खान-पान अच्छा होगा? जिसके बच्चे 2 होंगे उनका अच्छा होगा, उनको अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलेगा, रहने की जगह भी अच्छी पर्याप्त मिलेगी, तो उनका जो है पालन-पोषण अच्छे से हो जाएगा, तो वो हेल्थी भी रहेंगे। ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे मेगास्पोर को रहने के लिए जगह अच्छी मिल जाती है और खाने के लिए खाना अच्छा मिल जाता है और उनका विकास अच्छे से हो जाता है, तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। क्लियर? ये बात आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, सिलेजनेला में स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को स्ट्रोबिलस कहते हैं। ये जो लिखा हुआ है बेटा स्ट्रोबिलस लिखा है, यहाँ पे थोड़ा हल्का आया रेड कलर, STROVILUS होता है, ये आई बनी हुई है बी के बाद जो है ये आई है, VILUS। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, स्ट्रोबिलस कहते हैं और कोन भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार MJP रोलखंड यूनिवर्सिटी वगैरह में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है आपसे BSc फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में, कि सिलेजनेला के स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग स्ट्रोबिलस कहते हैं और कोन कहते हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। प्रत्येक कोन में बोथ टाइप की स्पोरेंजिया पाई जाती हैं, यानी कि इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों तरह की पाई जाएंगी, तो इसीलिए इसको हम लोग बाई स्पोरेंजिएट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों तरह की स्पोरेंजिया मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई स्पोरेंजिएट कहते हैं। क्लियर बेटा, नेक्स्ट, प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल पर या प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल की ऊपरी सरफेस पर एक माइक्रोस्पोरेंजियम तथा मेगास्पोरोफिल पर मेगास्पोरेंजियम लगी रहती है। माइक्रोस्पोरोफिल पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम लगी रहेगी तथा मेगास्पोरोफिल पे एक मेगास्पोरेंजियम लगी रहेगी। ठीक है, सिलेजनेला की डिफरेंट स्पीसीज में माइक्रो तथा मेगास्पोरोफिल का अरेंजमेंट भी डिफरेंट टाइप होता है। यानी कि सिलेजनेला की बेटा कई स्पीसीज हैं, तो अलग अलग स्पीसीज में मेगास्पोरोफिल का अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है, या माइक्रोस्पोरोफिल दोनों का जो है अरेंजमेंट भी अलग अलग होगा, यानी कि सेम टाइप से नहीं होगा। सिलेजनेला क्राइसोकुलस की कोन के बेस की साइड मेगास्पोरोफिल एंड एपेक्स के ऊपर माइक्रोस्पोर लगी रहती है। तो जो स्पीसीज यहाँ पे दी गई है बेटा, सिलेजनेला क्राइसोकाउलस की कोन के बेस की साइड, जो नीचे वाली साइड है, बेस साइड जो होती है बेटा, वहाँ पर लगी रहेगी मेगास्पोरोफिल तथा एपेक्स जो ऊपर वाली है वहाँ पे लगी रहेगी माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। सिलेजनेला ऑर्जिना के कोन में 2 रोज में माइक्रोस्पोरल तथा 2 रोज में मेगास्पोरल लगी रहती है। यानी कि यहाँ पे जो सिलेजनेला ऑर्जिना स्पीसीज है वहाँ पर कोन में 2 रोज, 2 लाइनों में या 2 पंक्ति में माइक्रोस्पोरल होगी और 2 पंक्तियों में मेगास्पोरल होगी। क्लियर, मार्सिलिया में स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को स्पोरोकार्प कहते हैं। बेटा ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। मार्सिलिया जिसको हम लोग वाटर फन के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में भी आता है
GIC, ILT, TGT, PGT और नीट में भी आया एक दो बार, UPPCS के भी आया हुआ है। अच्छा, इसको ध्यान रखेंगे। मार्सिलिया में स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोकार्प कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है। अच्छा, और स्पोरोकार्प पे शॉर्ट नोट भी लिखने को आता रहता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लिया जाए कि स्पोरोकार्प पे शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप स्पोरोकार्प का नाम देखते ही समझ जाना कि ये मार्सिलिया की बात कर रहा है। फिर मार्सिलिया स्पोरोकार्प के बारे में आप लिखना शुरू करें। तो मार्सिलिया में जो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोकार्प कहते हैं। क्लियर? जिसके अंदर बोथ टाइप की स्पोरेंजिया पाई जाती हैं। तो जो स्पोरोकार्प होता है उसके अंदर दोनों तरह की स्पोरेंजिया मिलेंगी, माइक्रो स्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया। क्लियर? स्पोर सोराई रोज में अरेंज रहती हैं। सोराई समझ रहे हैं? ग्रुप ऑफ स्पोर इज कॉल्ड सोराई। जहाँ पे बहुत सारे स्पोर एक साथ पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग सोराई कहते हैं। तो सोराई जो होते हैं वो रोज में अरेंज रहती हैं। प्रत्येक स्पोर के अंदर प्लेसेंटा के एक्सियल पोर्शन पर मेगास्पोरेंजिया की लाइन तथा बोथ लेटरल साइड पर माइक्रोस्पोरेंजिया की 2 लाइन्स पाई जाती हैं। ठीक है? प्रत्येक मेगास्पोरेंजियम में ओनली 1 मेगास्पोर तथा माइक्रोस्पोरेंजियम में 16 से 64 मेगास्पोर पाए जाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। आपसे पूछा जाए कि मेगास्पोरेंजियम में कितने मेगास्पोर बनते हैं, तो ओनली 1 मेगास्पोर बनता है। ठीक है? और माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने बता रहे हैं हम लोग? 16 से 64। ये कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में 16 से 64 हो जाते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्पोरी। हाइड्रोस्पोरी का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी? तो हाइड्रोस्पोरी का जो इम्पॉर्टेंस है बेटा, हाइड्रोस्पोरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में होता है। प्लांट्स में जो सेक्स होता है ना, तो सेक्स डिटर्मिनेशन आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, है? उसमें बताया गया सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं होमोस्पोरस ट्रीडोफाइट एज लाइकोपोडियम में सेक्स के डिटर्मिनेशन का प्रोसेस गैमीटोफिटिक फेज में होता है। यानी कि जो ट्रीडोफाइट लाइकोपोडियम है, जिसको हम लोग होमोस्पोरस के नाम से जानते हैं, जिसमें एक तरह के स्पोर बनते हैं, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो गैमीटोफिटिक फेज में होती है। जबकि हाइड्रोस्पोरस प्लांट में बेटा, जहाँ पे दो तरह के स्पोर बनते हैं, उनमें कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? जैसे सिलेजनेला, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेजनेला एक ऐसा ट्रीडोफाइट है जिसमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। तो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस है वो गैमीटोफिटिक से स्पोरोफिटिक पर शिफ्ट हो जाती है। यानी कि पहले कहाँ पाई जा रही थी वो होमोस्पोरस में, वो पाई जा रही थी गैमीटोफिटिक फेज में। लेकिन यहाँ हेटेरोस्पोरस में क्या होगा, ये गैमीटोफिटिक से हटके कहाँ पहुँच जाती है? स्पोरोफाइट पे पहुँच जाती है। क्लियर? स्पोरोफाइट पे शिफ्ट हो जाती है। ओके, अगले, इस सेक्स डिटर्मिनेशन का इफेक्ट स्पोरेंजियम के टाइम शो होने लगता है। यानी कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन वाला मसला है वो कहाँ दिखाई देगा बेटा? स्पोरेंजियम के टाइम शो होने लगता है, जब स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। सिलेजनेला में बोथ टाइप की स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट स्टार्टिंग डेवलपमेंट की तरह होता है। यानी शुरुआत से ही धीरे धीरे जैसे ही प्लांट डेवलप होता है तो उसमें दोनों तरह की स्पोरेंजिया का बनना शुरू हो जाता है, तथा स्पोर मदर सेल बनने के बाद वेरिएशन आ जाते हैं। जैसे ही स्पोर मदर बन के तैयार होती है स्पोरेंजिया के अंदर, वैसे ही वहाँ पे जो है वेरिएशन आना शुरू हो जाते हैं, विभिन्नताएं आना शुरू हो जाती हैं। क्लियर? माइक्रोस्पोरेंजियम की सभी स्पोर मदर सेल लिविंग रहती हैं जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितनी भी मदर सेल होती हैं वो सारी जिंदा रहती हैं, इसीलिए माइक्रोस्पोर का नंबर ज़्यादा होता है। और मेगा स्पोर में केवल एक सिंगल मदर सेल लिविंग रहती है, बाकी सब डीजनरेट हो जाती है, इसलिए उनका नंबर भी कम हो जाता है। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा ना? आगे देखते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर से जनरली मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। क्लियर बेटा? तो माइक्रोस्पोर में जो है मेल बनेगा और मेगा स्पोर में फीमेल बनेगा। हेटेरोस्पोरी का सेकंड इम्पॉर्टेंस, हम अभी तक फर्स्ट इम्पॉर्टेंस की बात कर रहे थे, हेटेरोस्पोरी का सेकंड इम्पॉर्टेंस सीड हैबिट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब सीड हैबिट की बात आगे बेटा बीज से संबंधित है। रियली में हेटेरोस्पोरी को सीड हैबिट के डेवलपमेंट के लिए प्री रिक्वाइलिस पूर्व अवस्था, प्री रिक्वाइलिस मतलब उसके पहले की अवस्था, तो जो हेटेरोस्पोरी है
वो सीड के डेवलपमेंट से पहले की अवस्था है, यानी कि सीड डेवलप होने के लिए तैयार हो रहा है होता है, ऐसा माना गया है। हेटेरोस्पोरस प्लांट्स में गैमेटोफाइट टिश्यू में कभी मेगास्पोर एंजिम के अंदर जर्मिनेट करना तथा फीमेल गैमेटोफाइट का मेगास्पोर एंजिम के अंदर पड़ा रहना कुछ ऐसे करैक्टर हैं जो सीड हैबिट के डेवलपमेंट के लिए इफ़ेक्टिव हैं। ठीक है। इस प्रकार वैस्कुलर प्लांट्स में लगभग हेटेरोस्पोरी का सीड हैबिट में एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जो वैस्कुलर प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा, तो ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम वेल डेवलप होता है उनको हम लोग वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स में लगभग हेटेरोस्पोरी का सीड हैबिट में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये आज का टॉपिक हमारा समझ में आया होगा। और बेटा ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि आप लोगों तक हमारी क्लास पहुंचते रहें और आपको बहुत सारा ज्ञान अर्जन होता रहेगा DK करियर क्लासेस चैनल के माध्यम से। ठीक है, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और आप लोग लेक्चर लेने के बाद बेटा कमेंट्स दिया क्या करें, अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो अपने सुझाव भी दीजिए। और आपको अगर अच्छा लगा, पसंद आया, तो वो भी हम लोगों को बताइए, जिससे कि हम लोग आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।